आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। तो आई होप आपने डायरेक्शन के तीनों लेक्चर देख लिए। एक बार फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ डायरेक्शन के क्या तीनों लेक्चर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे आपको। ठीक है, जो आपके छोटे मोटे डाउट्स थे उसको मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया था, बट उसके अलावा कोई भी डाउट तो नहीं है। और उसके नोट्स आपने पूरे बना लिए। आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तीनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चेक करो आपके एग्जाम में जितने भी हमने एमसीक्यूज बेस वाले पेपर अभी तक किए ना, उसमें डिडक्शन काफी सारा आया। और मैंने उस लेक्चर के अंदर कहा भी था लिमिट्स आपकी बहुत सारी हैं और लिमिट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। उम्मीद करता हूं आपने लिमिट्स याद करनी स्टार्ट भी कर दी होंगी। ठीक है जी। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर डिडक्शन की रिवीजन करा दो, तो मेरे ख्याल से पूरी कंप्लीट रिवीजन आपने अच्छे से कर ली होगी। नोट्स आपके पास होंगे, अब बस आपने कुछ नहीं करना, लिमिट्स आपको डेली बेस पे याद करनी है। इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर ना वैसे मेरे ख्याल से 16-9 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमें दिसंबर 19 का जो एक पेपर हमारा बैलेंस बचा है ओल्ड सिलेबस वाला, वो आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को ये डर था कि सर वो पेपर कंप्लीट कराओगे नहीं कराओगे। मैंने उस टाइम भी कहा था टेंशन मत लेना सर, दिसंबर 19 तक के जून 15 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी और दिसंबर 19 पे हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी। इट मीन इतने सालों में जितने हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन बने हैं ना, उसको सारे रिवाइज करके हमने डेली शाम को कंप्लीट किया। तो बस ये लगा लो अब ये 3 सेशन हमारे और बचे हैं। और जब ये मेरे 3 सेशन खत्म होंगे ना, तो जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि जो मैं आईसीएसए के एमसीक्यूज होंगे उसको मैं रिवाइज करके सारे कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर, वो सारी मेरी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप डेली बेस पे यहां पे देख रहे हो। उम्मीद करता हूं कई बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने सारे आंसर रिवाइज करके अपने आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आपने प्रैक्टिस बस खुद करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। तो 20 सेट वो वाले जो मैंने एक्सपर्ट बनों पे डाले हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं। और ये आपके ये वाले एमसीक्यूज अगर इतने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे ना, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं 10 बुक रेफर करोगे और 10 बुक को एक एक बार रिवाइज करोगे, उससे बढ़िया ये है एक बुक को अगर 10 बार रिवाइज कर लोगे आपके एग्जाम उससे बहुत बढ़िया आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना ये स्ट्रेटजी होती है कि 10-10 बुक लेके बैठते हैं और हर बुक को एक एक बार रिवाइज करते हैं, समझ में कुछ भी नहीं आता, कंफ्यूजन और पैदा हो जाती है। तो जब मैं पढ़ता था मेरा पढ़ने का तरीका यह था कि मेरे पास एक बुक हो और उसी एक बुक को मैं 5 से 6 बार रिवाइज करूं, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, मुझे पता है मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वो हर बच्चे का अपने पढ़ने का तरीका होता है सर, क्योंकि इतने सारे बच्चों में इतना सारा मटेरियल हो चुका है ना, मुझे समझ नहीं आता वो कैसे पढ़ते हैं। बट मेरा काम यह था कि मुझे आपको रिवाइज आंसर कराने हैं। तो फाइनली अब ये 3 सेशन के बाद मेरी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा अगला शेड्यूल क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है नी। इधर देखो ध्यान से, फिर आज हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 19 का, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का। बट अटेंड सबने करना है, चाहे वो न्यू वाले बच्चे हो ओल्ड वाले बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में सेम आते हैं। लो जी, सबसे पहले पार्ट नंबर ए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और पार्ट नंबर ए हमारा किसका है? इनकम टैक्स का है। और ये इनकम टैक्स का सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार चेक करो क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग सुपर सीनियर सिटीजन। अपने आप बोल दो जी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, मेरे ख्याल से क्लास में हमने किया भी नहीं है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है। एक बच्चा कह रहा है 5 लाख है सर, इसके अंदर है क्या? आपको मैंने पहले भी कहा था नायक को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आपने ये वर्ड पढ़ लिया सुपर सीनियर सिटीजन, आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा कि वो एनआरबी है। और याद करो एनआर के हर केस में, एनआर की एज चाहे कितनी भी हो, हर केस में लिमिट जो होगी ना वो 2.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो भैया एनआर है बस, अगर जो जब उसने बोला एनआर तो एग्जम्पशन लिमिट हर केस में 2.5 लाख होगी, चाहे एज कितनी भी हो। तो यहां पे आंसर कितना बनेगा जी? आंसर बनेगा 2.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5 लाख रुपए आंसर नहीं बनेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। क्वेश्चन पहला बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला उससे भी आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा है रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर का। एक बार क्वेश्चन पढ़ना। मिस कपूर बोर्न इन यूके केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 10th May 19 and remained in India till 31st August 19.
हर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन ढाका इन द ईयर 1940, हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। पहले तो ये बताओ, एक पर्सन है इंडिया से बाहर सेटल्ड है, बट वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, तो आपको मैंने पहले भी कहा था उस केस में ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे, सेकंड चेक ही नहीं करोगे। और इंडियन ओरिजिन कौन होता है? या तो वो, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक। अगर 1947 से पहले का बर्थ होगा ना, इट मींस अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे, उस केस में वो क्या बन जाएगा? इंडियन ओरिजिन का पर्सन बन जाएगा। अब अपने बोल देना इस केस में क्या वो इंडियन ओरिजिन बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? यस बन जाएगा। और अगर वो इंडियन ओरिजिन बनेगा तो मैं दोनों चेक करूंगा या ओनली वन चेक करूंगा? ओनली वन चेक करूंगा। और अब चेक कर लो, 10 मई को आया, इंडिया में पहली बार आया और 31 अगस्त तक वो इंडिया में रहा। आपने आप बोल देना क्या ये पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो क्या बनेगा? एनआर। बताओ क्वेश्चन में है क्या? अब बच्चा ये क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व में करके आता, और अगर आप इन क्वेश्चंस को भी मुश्किल बोलोगे ना सर, फिर ये ध्यान रखना एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा। इससे आसान एग्जाम नहीं बन सकता, ये बात ध्यान देना। अगर आप ये सोचो कि 11वीं 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं तो सर 11वीं 12वीं खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या बन जाएगा? एनआर बनेगा। और एनआर बनने के बाद उसकी जो भी इनकम टैक्सेबल होगी वो सारी बातें अपने क्लास के अंदर पढ़ी है। तो हमें सिर्फ स्टेटस बताना है, कितनी इनकम टैक्सेबल है वो नहीं बताना। तो स्टेटस क्या निकल के आ रहा है? एनआर निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी रेजिडेंशियल स्टेटस है, बिल्कुल आसान है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इनमें से, ध्यान सुना, इनमें से कौन सी इनकम जो है वो आर एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी? इनमें से ऐसी कौन सी इनकम है जो आर एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी? पहला, इनकम एक्रियो आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो टैक्सेबल होगी क्योंकि रिसीव इंडिया में है। इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम इंडिया में अर्न की है, ये भी टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इनकम कमाई बाहर है बट कंट्रोल उसका इंडिया में है, ये भी टैक्सेबल है। आप याद करो, मैंने कहा था पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट। जो बच्चे स्टार्टिंग से सेशन अटेंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग के स्टूडेंट दरबार में, मैंने आपको एक सेक्शन 5 रिवाइज करवाया था रेजिडेंशियल स्टेटस का, और उसके अंदर मैंने कहा था कि जो भी आपके पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट होंगे ना, वो किसी भी कैटेगरी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते, तो टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। तो उसने क्या पूछा, कौन सा नॉन टैक्सेबल है? तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? नॉन टैक्सेबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हो जी, अगला देखो, रामचंद, एज है 62, इज ए पेंशनर विद मंथली पेंशन 29,000, his income from interest on the bank fixed deposit 80,000, his income tax liability for the assessment year 2021 आपको ये बताना है। अब आप मुझे फटाफट पहली बात तो सोच के बताओ, ये एज है 62, एज 62 है जी, और रामचंद है, इट मीन सीनियर सिटीजन है, उसको यहाँ पे पेंशन की इनकम आ रही है 3,48,000, तो 29,000 मल्टीप्लाई 12, 3,48,000 पे ये इनकम आ गई, और 80,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, 4,28,000 पे। अब ये 50,000 पे क्या है? एक बच्चा कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन है। नहीं सर, ये 50,000 पे डिडक्शन है, 80 टीटीबी। याद करो, डिडक्शन के चैप्टर में एक सेक्शन 80 टीटीबी आपने किया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो टाइम डिपॉजिट से हो चाहे वो सेविंग से हो, अगर सीनियर सिटीजन है उस केस में डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की। ये 80 टीटीबी है। एक बच्चा कहता है सर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस क्यों नहीं की? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होती है सैलरी की इनकम में से, और ये जो पेंशन मिल रही है ये रिटायरमेंट के बाद मिलती है, ठीक है जी। और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, तो सैलरी में तो हमें बस ये देखना है, हमें उसकी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। तो हम तो ये मान रहे हैं उसको पेंशन को, अच्छा मंथली पेंशन, अच्छा मंथली पेंशन मींस अनकम्यूट पेंशन, और याद करो मैंने पहले भी कहा था अनकम्यूट पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है जी। और अनकम्यूट पेंशन अगर फुली टैक्सेबल होगी तो उस केस में 3,48,000 प्लस में 80,000 रुपए का इंटरेस्ट, माइनस में 50,000 रुपए 80 टीटीबी, इनकम आ रही है 3,78,000 रुपए। और अगर मैं ये एज्यूम करूं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस होगी, तो 50,000 अगर और माइनस करूंगा तो भी आप चेक कर लो, कुछ आंसर के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बिंग इनकम 5 लाख तक है, और अगर इनकम 5 लाख तक होगी, आप सब जानते हो 12,500 तक की रिबेट है, रिबेट के बाद टैक्स कितना आएगा? नील आएगा। तो इसमें मेरा, उसने मुझसे पूछा क्या है, वो कह रहा है इनकम टैक्स लाइबिलिटी, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? नील। रीजन बिंग इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक आ रही है। अब बच्चा ये बात कहता है सर आप हमें ये बताओ, अगर ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन जाए तो क्या हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आनी है नहीं आनी, ये बता दो। सर पहली बात तो ऑलवेज अगर वो ये बोलेगा ना कि सैलरी की टैक्सेबल सैलरी निकाल दो, फिर तो हम डिडक्शन माइनस करेंगे,
ठीक है। अब मैं ये बोलूं उसको मंथली पेंशन मिल रही है, अब ये मंथली पेंशन अगर सैलरी की इनकम में टैक्सेबल करूंगा तो उस केस में ग्रोस सैलरी निकाल के मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी पड़ेगी। बट मैंने इस क्वेश्चन में नहीं की है क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने भी नहीं किया है, उसने ये एज्यूम नहीं किया कि इसको डिडक्शन मिल रही है। बट अगर मैं एज्यूम करता हूं डिडक्शन मिलेगी तो भी आंसर नील आएगा, और अगर मैं डिडक्शन नहीं दे रहा तो भी आंसर कितना आएगा, नील ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनकम 5 लाख तक है और आप सब जानते हो इनकम अगर 5 लाख तक होगी तो टैक्स आपका नील आएगा, तो इसका आंसर बनेगा नील। ठीक है नी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 अपील का है, इसमें आपका आंसर गलत दिया हुआ है। याद करो हमने अपील वाला चैप्टर किया था, अपील वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था सबसे पहली अपील सीआईटी, आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब जब भी आप कभी अपील करते हो ना, तो अपील में जाने की ना एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब क्या है कि अगर इतना टैक्स चोरी किया है, इतना टैक्स चोरी किया है, तब तो अपील में जा पाओगे, नहीं तो अपील में नहीं जा पाओगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर किसी ने अपील करनी है सीआईटी अपील में, तब तो कोई लिमिट नहीं है। इट मीन अगर सीआईटी में अपील करना चाहते हो कोई भी लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट आप सीआईटी में अपील कर सकते हो। अब अगर सीआईटी से आईटीटी के पास जाना है तो लिमिट आपकी 50 लाख रुपए की है, और अगर आईटीटी से हाई कोर्ट के पास जाना है लिमिट आपकी 1 करोड़ रुपए की है, और अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है लिमिट आपकी 2 करोड़ रुपए की है। तो उसने इस क्वेश्चन में यही मांगा है कि अगर आपको आईटीटी के पास अपील करनी है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास अपील करनी है, तो उस केस में कितना पैसा जो है, मतलब कितना रिवेन्यू जो है आपका होना चाहिए, वो उन्होंने क्या बोला जी, 50 लाख रुपए। आपका आंसर इसमें पीछे गलत दिया हुआ है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन बना था उस टाइम लिमिट पुरानी थी, अब ये लिमिट नहीं है। बच्चा कह रहा है सर ये तो हमने क्लास में की नहीं, आपको मैंने कहा था कि एक लिमिट होती है, वो लिमिट मैंने क्लास में आपको बताई नहीं थी, बट ये लिमिट याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के अंदर बना है, न्यू में नहीं कभी बना, बट ओल्ड के अंदर बन चुका है। तो एक बार मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, यहां पे आई होप आपको ये लिमिट दिख रही होगी, दिख रही है ना। सीआईटी नो लिमिट, आईटीटी 50 लाख, हाई कोर्ट में 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़। मतलब इतना कम से कम टैक्स होना चाहिए अगर आप यहां पे अपील करना चाहते हो। ठीक है नी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजैक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम। अब अपने बोल दे चैप्टर हमने पीजीपी का किया था, सेक्शन नंबर 29, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपको मैंने उस टाइम में कहा था अकाउंट्स में ट्रीटमेंट अलग करते हो, इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट अलग करते हो। तो क्या अकाउंट्स में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, नहीं करते? यस। क्या इनकम टैक्स में भी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, नहीं करते? आंसर इज नो। आपको मैंने पहले भी कहा था इनकम टैक्स में कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन फॉलो होते हैं। तो देखो वही बात कहना चाह रहे हैं कि जो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड है, तो इसको एप्लीकेबल जो होते हैं वो किस इनकम पर होते हैं, दैट इज पीजीबीपी। आपको मैंने थोड़ा सा याद करवा दूं, जिन बच्चों ने पीजीपी की अगर रिवीजन की 19 घंटे की रिवीजन क्लास में, आपको मैंने कहा था नेट प्रॉफिट होता है, उसमें खर्चे ऐड बैक करते हैं, खर्चे माइनस करते हैं, इनकम माइनस करते हैं, इनकम ऐड बैक करते हैं। याद करो सेक्शन 29 में 4 एडजस्टमेंट जो करते हैं ना, वो एडजस्टमेंट किस बेस पे होती हैं, वो इस बेस पे होती है। ठीक है जी। उसके बाद आओ जी अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो, वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट है, पेड मंथली सैलरी 25,000 टू इस मैनेजर, इट्स पेड 10,000 बाय अकाउंट पे क्रॉस चेक एंड 15,000 बाय कैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो वो बात कहना चाह रहे हैं भैया कितनी सैलरी की आपको डिडक्शन मिलेगी, अपने आप बोल दो रही। अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट की है और वो पेमेंट अकाउंट पे चेक के अलावा की है, अकाउंट पे ड्राफ्ट के अलावा की है, या ऑनलाइन पेमेंट के अलावा की है, तो अलाउड डिसअलाउड? डिसअलाउड। जितनी अकाउंट पे चेक से करोगे उतनी अलाउड है। तो उसने बोला 10,000 रुपए की पेमेंट किया अकाउंट पे चेक से, तो अपने बोल देना अगर 10,000 रुपए के अकाउंट पे चेक से है तो भैया 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 रुपए की सैलरी की डिडक्शन मिलेगी। बैलेंस जो भी आप सैलरी पे की है कैश में, वो सैलरी आपको अलाउड नहीं होगी। और ये बात मैंने आपको बिजनेस के चैप्टर के अंदर बताई भी थी कि 10,000 रुपए तक का कैश पेमेंट अलाउड है। अगर उससे ऊपर पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इन तीनों से पेमेंट करोगे तो अलाउड होगा, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने बोला 25,000 रुपए की सैलरी है, बट 10,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक, 15,000 रुपए कैश, तो भैया कैश वाला तो अलाउड ही नहीं है, जो अकाउंट पे ही चेक वाला है बस वो अलाउड है। तो 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 रुपए की सैलरी अलाउड हो गई। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अब यहां पे काट दो, ये पॉइंट अब खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 उसने देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ना जी। फिलिप हु रिटायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस 28 Feb 18 रिसीव मंथली पेंशन 42,000 अप टू 30 सितंबर 18 एंड 44,100 देर आफ्टर। हिज इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो लिख दिया ना उसने, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन।
आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी होगी ना, वो स्पेसिफिकली आपको बता देगा। देखो इस क्वेश्चन में उसने साफ साफ कहा है कि आपको सैलरी की इनकम बतानी है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। अब पहली बात तो मंथली पेंशन मिल रही है। मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है कि मंथली पेंशन जो आपको मिल रही है, क्या ये पेंशन, सोच के बोलना, मंथली पेंशन जो आपको मिल रही है, क्या ये पेंशन टैक्सेबल है या नहीं है? सर क्या ये पेंशन कम्यूटेड है या अनकम्यूट है? मुझे फटाफट से आंसर लिख के बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये पेंशन कम्यूट है या अनकम्यूट है? एक बच्चा कह रहा है सर ये पेंशन कम्यूट है, बाकी कह रहे हैं अनकम्यूट है। और जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं जो नालायक आंसर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हे भगवान हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है पेंशन है क्या, क्योंकि हम तो बस आके बैठ जाते हैं, आज मैं एक जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे। एग्जाम पोस्टपोन हो गए ना, इसलिए थोड़ा सा आप ऐसे हो रहे हो। गलत बात है ये, गलत बात है। अगर इस बार भी आपके अगर सिंगल सिंगल बच्चे की भी एग्जामिशन नहीं आई ना, सारे सेशन वेस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि 40-50 ले लूं वही बड़ी बात है, इतना टाइम मिलने के बाद भी, तो सर ये लगा लो आगे प्रोफेशनल भी है, आगे प्रोफेशनल भी है। ये कोविड की प्रॉब्लम जो अभी चल रही है, मैं कहता हूं भगवान जल्दी खत्म करे प्रॉब्लम, बार बार लाइफ में ना तो कभी हो ना कभी होगी। और फिर प्रोफेशनल में अगर टाइम नहीं मिलेगा ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, फिर आप कैसे नंबर लोगे? इतना टाइम मिलने के बाद भी अगर आप 50 की उम्मीद कर रहे हो, 70-80 का टारगेट लेके चलो, आंसर दिया करो यहां पे आके बैठ के। जब से एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं ना, 70-80 बच्चे आके बैठते हैं बस। और फिर मुझे कई बार फील होता है, और मैं आपको बार बार ये चीज नहीं बोलना चाहता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आप यहां नहीं बैठ रहे, आपका टारगेट ही 50 नंबर का, तो फिर 50 नंबर तो वैसे भी आ जाएंगे यार, 50 नंबर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखो ध्यान से, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कम्यूट पेंशन कैसे, पेंशन कम्यूट है अनकम्यूट है? अनकम्यूट है सर। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, याद करो सैलरी की क्लास जो हमने इतने सारे लेक्चर लगाए थे, उसके अंदर मैंने साफ साफ कहा था जो पेंशन पीरियोडिकल बेस पर मिलती है उस पेंशन को बोलते हैं अनकम्यूट पेंशन। और अनकम्यूट पेंशन फुली टैक्सेबल होती है। तो उसने बोला भाई 30 सितंबर तक मिली 42,000, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने की मिली 42,000, 6 महीने की 44,100, टोटल मिली है 5,16,600 ये पेंशन मिली। उसने बोला इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो, पुरानी लिमिट थी 40,000, अब लिमिट 50,000 है। अब सब जानते हो दिसंबर 19 तक के लिए 40,000 थी, तो आपका आंसर जो दिया पीछे वो 40,000 के बेस पे दिया, हमें आंसर निकालना है 50,000 के बेस पे। तो 5,16,600 माइनस 50,000, 4,66,600 आपका ये आंसर आएगा। तो पीछे आंसर मेरे ख्याल से इन्होंने 4,76,600 दिया होगा, बट वो 40,000 माइनस करके अब जो लेटेस्ट आंसर आएगा वो आएगा 4,66,600, ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपका है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहां पे जूम कर देता हूं, ये लो, ये आपका आंसर निकल के आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? बच्चा कह रहे नहीं सर अब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो री, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिडक्शन का। अब तो 3 क्लास लगा ली डिडक्शन की, पहले तो डिडक्शन डिडक्शन करवा दो, डिडक्शन करवा दो, अब तो क्लास लगा ली ने, अब आप मुझे आंसर दोगे इसका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वो ये बात कर रहा है महादेव एज 45 है, engaged in the business, paid 52,000 towards medical insurance of his parents who are senior citizen। अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस करवाया, 52,000 पे किए जो सीनियर सिटीजन है। डिडक्शन कितने की मिलेगी? 52 की या 50 की? भैया डिडक्शन मिलेगी 50 की, ये बात तो क्लियर हो गई। ही ऑल्सो पेड 30,000 टूवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस हिमसेल्फ, वाइफ और 1 डॉटर। उसने अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का 30,000 पे कर रहा है। डिडक्शन कितने की मिलेगी? बच्चा कह रहा है 30 की मिलेगी, नालायक 25 की मिलेगी। सर उसकी एज 45 साल है, और अगर एज 45 साल है तो लिमिट 25,000 रुपए की मैक्सिमम है। तो इतना बोल देना 50 और 25, टोटल डिडक्शन जो मिलेगी ना वो कितने की? 52, और अगर 30 काउंट करो तो 82 है। कई नालायक बच्चे 82 भी करके आएंगे। इसका आंसर जो बनेगा दैट इज 75,000, क्योंकि सर 50,000 रुपए की सीनियर वाले केस में और 25,000 रुपए की मेरे वाले केस में 80D अगर आपने ध्यान से किया हो डिडक्शन के चैप्टर में, ये बताओ इसके अंदर है क्या? तो भैया आंसर कितना आएगा? 75,000। अगला देखो री, अगला देखो, जी प्राइवेट लिमिटेड incurred loss 1,10,000 for the assessment year 2021. It is planning to not file return of loss and claim the loss for carry forward. The monetary limit of tax amount for applying
prosecution provision claim in section 276 cc will apply when tax liability exceed that is no monetary limit। इसका मतलब क्या है? वो ये बात कहना चाह रहे हैं आपने रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है जी, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो उस केस में मैंने कहा था कि आपके बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि कितनी लिमिट है, मतलब कितनी ऐसी लिमिट है कि इसके बाद लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसी कोई भी लिमिट नहीं। इट मींस अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की, वो स्टार्टिंग से ही जो लॉस होंगे ना, जितने भी लॉस बैलेंस बचे होंगे चाहे वो कितने ही हो, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो भैया कोई भी मॉनिटरी लिमिट ऐसी नहीं है, तो उस केस में आपका आंसर आएगा ए, ये बात ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है, और जो 80 आईए वाली सीरीज मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी, देखो 80 आईएसी उसके अंदर से क्वेश्चन बना है। मैं ऐसे क्वेश्चन उम्मीद नहीं करता, बट कई बार इंस्टीट्यूट बना देता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो भैया अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन भी रहा तो कोई तूफान नहीं आ गया, क्योंकि बाकी 90 से 95 क्वेश्चन बिल्कुल देखे हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन बनाना बच्चों को लगा पेपर बाहर से आ गया। देखो एक क्वेश्चन अभी तक मैंने लिखा है आउट ऑफ बॉक्स, जो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया नहीं होगा, बट अगर वो 3 क्लास आपने देख ली है तो उसके अंदर समझ में आ जाए शायद। MNO Limited was incorporated in April 18 and its aggregate turnover for the previous year 18-19 must not exceed that is 25 crore in order to eligible for deduction under section 80 IAC। अब जो 80 IA की सीरीज थी ना, उसमें एक सेक्शन था 80 IC, वो ये बात कहना चाह रहे हैं उस सेक्शन की डिडक्शन के लिए, मतलब अगर वो डिडक्शन लेनी है तो उसके लिए जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है कितनी वैल्यू से ज्यादा ना हो, दैट इज 25 करोड़। मतलब अगर टर्नओवर मेरी 25 करोड़ से ऊपर होगी तो इस सेक्शन की डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी, और अगर 25 करोड़ या उससे कम होगी तो डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। बस ये बात ध्यान देना। तो आपको लिमिट यहां पे बतानी थी कि लिमिट कितनी है टर्नओवर की, दैट इज 25 करोड़। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। सेक्शन नंबर 44AE प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एक बार देख लो क्या लिखा है। रमेश own 2 vehicle for the purpose of flying and hire, the gross vehicle weight जो है विदाउट एनी गुड्स वेट फॉर वन व्हीकल वॉज 13 मैट्रिक टन, मतलब ये हैवी गुड्स व्हीकल है, एंड अनदर का है 6 मैट्रिक टन, ये जो है वो नॉर्मल है। तो अगर ये 13 मैट्रिक टन है तो मैंने कहा था 12,000 किलो से ऊपर वाला जो भी गुड्स व्हीकल होगा वो हैवी गुड्स व्हीकल होगा, और अगर 12,000 किलो से ऊपर का है तो 1000 पर टन हम काउंट करते हैं। अब अगर 13 टन है तो भैया 13,000 रुपए पर टन, मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई 12, पूरे 12 महीने, तो 1,56,000। और जो यहां पे 6 मैट्रिक टन है तो ये हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, इस केस में नॉर्मल गुड्स व्हीकल है। तो फिर हर केस में कितना होगा 7500 मल्टीप्लाई 12, तो 90,000 ये हो गया। टोटल इनकम आ गई 2,46,000 रुपए। देखो ये आंसर दिया हुआ है। अब ये बच्चों को ना उन्हीं को क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं जो घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाते, जो घर से लॉजिक क्लियर करके नहीं जाते, जो सिलेबस तो छोड़ के जाते हैं। उनकी उम्मीद ये होती है कि पेपर हमें सारा आता हो। तो यार सिलेबस तो पूरा करके जाना पड़ेगा सर, सिलेबस तो पूरा करके जाना पड़ेगा, और इससे ज्यादा टाइम आपको मिल नहीं सकता। जितना टाइम भगवान ने आपको दे दिया, जितना इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया, अभी भी अगस्त की कोई पक्का नहीं, अगस्त में एग्जाम होंगे, क्या पता एग्जाम दिसंबर में हो, बट मैं कह रहा हूं सिंपल से अगर आप ये सोच के तैयारी करना बंद कर दोगे ना तो सर पेपर का लेवल मुश्किल ही बन सकता है। और एक बात और ध्यान देना सर, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा दिसंबर के अंदर, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा दिसंबर के अंदर। मैं आपको रियलिटी फेस करवा रहा हूं, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि सारा बच्चा अगर दिसंबर में एग्जाम देगा, इंस्टीट्यूट रिजल्ट तो मेंटेन करेगा, उसके लिए वो पेपर जबरदस्त बनाएगा, और वो तभी सोल्व हो पाएगा अगर आपने तैयारी सही ढंग से की है। तो ये हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपए पर टन हो गया, मल्टीप्लाई 12 पूरे साल का निकाल दिया, और ये अदर देन हैवी है तो 75 मल्टीप्लाई 12 ये आपका निकल के आ गया। ठीक है। When foreign institutional investor has long-term capital gain on sale of listed security STD paid of 5 lakh, the amount of tax payable on such capital gain, तो आंसर बताओ कितना आएगा 10%। अब एग्जम्प्ट मत बोल देना, कई बच्चा कह रहे हैं नील, सेक्शन 1038 में एग्जम्प्ट होता है सर, सेक्शन 1038 खत्म हो चुका है, उसके जगह सेक्शन कौन सा आ गया 112A, और याद करो 112A में 1 लाख तक गेन एग्जम्प्ट होते हैं, 1 लाख से ऊपर वाले टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो ये जो 5 लाख के कैपिटल गेन है ना, ये 112 कैपिटल ए के हैं, तो ये 10% से टैक्सेबल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे आओ जी। अगला क्वेश्चन भी डिडक्शन का है, अगला क्वेश्चन भी डिडक्शन का है। एम इंकर 2 लाख एक्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हिज फादर, ए 61 है, हु सफर्ड फ्रॉम एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर, स्पेसिफाइड डिसीज है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर
एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडीबी। पहली बात तो ये 80 डीडी की बात नहीं करा, 80 डीडी है डिपेंडेंट हैंडीकैप वाला। और 80 डीडीबी के अंदर क्या था कि अगर किसी को स्पेसिफाइड डिसीज है, एड्स है, टीबी है, कैंसर है, मेंटल डिसऑर्डर है, उस बीमारी को सही करने के लिए जो भी खर्चा किया जा रहा है, तो अगर एज आपकी 60 साल से कम है तो आप सब जानते हो लिमिट आपकी 40,000 रुपए की है। और अगर एज आपकी 60 साल उससे ऊपर है तो लिमिट आपकी 1,00,000 रुपए की है। तो अपने बोल देना यहां पे एज आपकी 61 है तो 60 और मोर है तो लिमिट कितनी मिल जाएगी, 1,00,000 रुपए की। तो आंसर कितना आएगा, 1,00,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो देखो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और 25 मिनट हुए हैं, 20 मिनट मानो, 20 मिनट में 15 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन को सोल्व करने में 1 मिनट लग रहा है। तो अगर हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 मिनट तो कम से कम लगेंगे, कम से कम लगेंगे, कम से कम लगेंगे अगर पेपर बिल्कुल आसान आता है। और 100 मिनट का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अप्रोक्सीमेट 1.25 घंटे। कब, अगर पेपर बिल्कुल आसान हो। और सारा आसान तो बनेगा नहीं, कैलकुलेशन भी होंगी। तो भैया 3 घंटे ज्यादा नहीं होते, जो बच्चे 1.5 घंटे के अंदर बाहर आते हैं ना, ये सोच के कि वो सारा सही करके आए, उन्हीं के नंबर फिर 50-60 आते हैं। तो पेपर बहुत ध्यान से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 घंटे हमारे ही हैं, जितना बढ़िया से करेंगे उतने बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 16। इसके तो सारे आंसर ही गलत हैं यार, इसके सारे आंसर ही गलत हैं। ठीक है जी, ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर में याद करो, आपको मैंने एक पॉइंट कहा था कैपिटल एसेट में एग्रीकल्चर लैंड, कि अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो वो कैपिटल एसेट में कवर नहीं होती, बट अगर वो विद इन 2 किलोमीटर है, विद इन 6 किलोमीटर है, विद इन 8 किलोमीटर है तो एसेट बन जाएगी, बट पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और अगर वो बियॉन्ड 8 किलोमीटर होगी उस केस में कैपिटल एसेट में कवर नहीं होती। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन गलत है जी, ये गलत ही फ्रेम हुआ है, ये बात मैं नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूट ने खुद कहा है ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही गलत है। तो पढ़वाने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही गलत है तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। बट ये इतना बता रहा हूं, ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के अंदर बना है जो एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2, विद इन 6 और विद इन 8 किलोमीटर वाली होती है ना, उसके अंदर से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। बट क्वेश्चन बनाने वाले ने गलत बना दिया। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अगला क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, यादव लीज हिज एग्रीकल्चर लैंड इन द मेरठ टू कैलाश। यादव ने एग्रीकल्चर लैंड लीज पे दी मेरठ में कैलाश को। There is one dwelling house and storehouse in the immediate vicinity of land. He received lease rent of land 50,000. He also received 12,000 as rent of dwelling house occupied by tenant or 18,000 as rent for the storehouse. The amount of agriculture income would be. तो अपने बोल दो एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर इनकम में जो हम उगाते हैं उसको सेल करने वाली इनकम आती है, रेंटल इनकम आती है और लीज की इनकम आती है। तो अपने बोल देना क्या ये सारी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में कवर होगी, नहीं होगी, ये सारी इनकम एग्रीकल्चर है। आप चेक करो, 50,000 पे रेंट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर इनकम है, ये भी है। 12,000 पे ड्वेलिंग हाउस का रेंट है, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। और 18,000 पे रेंट है स्टोर हाउस का, तो ये भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम ही तो है। तो ये तीनों इनकम क्या बन गई, एग्रीकल्चर। तो ये तीनों इनकम आपके आ जाएंगे। तो ये कितना बनेगा, 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इसमें से कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इसमें से कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, आपको ये बताना है। सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ सोल्ट, एग्रीकल्चर नहीं है। स्पॉन्टेनियस ग्रोन ट्रीज, एग्रीकल्चर नहीं है। कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, हाँ जी, अपने बोल देना फ्लावर्स को हम क्या एग्रीकल्चर मानते नहीं मानते, यस मानते हैं, तो उसकी खेती बाड़ी जो है वो एग्रीकल्चर में कवर होगी। ये देखो 2 क्वेश्चन बैक टू बैक एग्रीकल्चर के आ गए। और तीसरा क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर का ही है, मिसलिनियस टॉपिक। एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एन असेसीज एग्रीगेट फॉर कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी व्हेन इट इज एक्सीड। अब जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले होंगे ना उनको ये बात पता होगी, न्यू सिलेबस वालों को नहीं पता होगी। याद करो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर मैंने कहा था एक पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड होता है, याद करो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम से कंबाइन करते हैं। और वो पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कब लगता है, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर होती है ना, उस केस में पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगता है। जिन बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा ऐसा करना, बुक खोलना, एग्रीकल्चर इनकम के टॉपिक पे आना, उसमें एक पॉइंट पढ़ोगे पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। मैं आपको दिखा दूं, अगर मेरी यहां पे बुक खुली है, मेरी यहां पे बुक खुली नहीं है वैसे, बच्चा कह रहा है आप यहीं पे खोल के दिखा दो ना। ओके, 1 मिनट रुको, फिर 1 मिनट रुको यार, आपको मैं दिखा ही दूं, चलो।
ये बुक आपके पास होगी जी, ये देखो जी, ये बुक आपके पास होगी ना। इसमें एक चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम का। चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम का कौन सा है जी? चैप्टर कौन सा है बता दो। आगे आगे है शायद मेरे ख्याल से। चैप्टर कौन सा एग्रीकल्चर इनकम? एक मिनट रुको यार, इसके इंडेक्स पे यार आता हूँ मैं, वहीं से पता लग जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम है जी आपका 14। ये लो, ये रहा, एकदम ही निकल गया है। तो ये देखो, ये रहा जी, एक बार आके देख लेना अपनी बुक में। ये देखो रही पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड दिख रहा है। देखो उसमें क्या लिखा है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर होगी तब ये मेथड लगेगा। तो उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है, वो ये कहना चाह रहा है एग्रीकल्चर इनकम हम एग्रीगेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। तो कितनी जाने 5000 से ज्यादा, तो ये लिमिट आपकी आई हुई है। ठीक है, ये ओल्ड सिलेबस के अंदर है, न्यू सिलेबस वाले बच्चे इसको ड्रॉप करेंगे। ओल्ड सिलेबस के अंदर ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है सेक्शन 1010 जो ग्रेचुटी वाला था। एक बार देखते हैं। मलिक रिटायर्ड फ्रॉम महबूबा लिमिटेड। ओ माय गॉड, महबूबा, ओ महबूबा। मलिक रिटायर्ड फ्रॉम महबूबा लिमिटेड आफ्टर रेंडरिंग सर्विस फॉर 27 ईयर 8 मंथ। हिज 15 डे सैलरी 26,000 है और उसको 1150 की ग्रेचुटी मिल रही है, और वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। आपको बतानी है कि एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। तो ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। पहला एक्चुअल कितना मिल रहा है 1150, दूसरा कितने 20 लाख रुपए, तीसरा हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ में सैलरी दी हुई है 26,000 पे, और कितने साल काउंट करने हैं, ग्रेचुटी एक्ट में कवर है तो 27 साल 8 महीने है ना, तो पूरे 28 साल काउंट करोगे। तो भैया अगर 26,000 को 28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7,28,000 पे इतनी मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी। रीजन लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई भी एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। पहला एक्चुअल 1150, दूसरा 20, तीसरा हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ का मतलब 15/26। उसने मुझे 15 दिन की सैलरी निकाल के दे रखी है, तो भैया काम ही खत्म हो गया। 26,000 रुपए की सैलरी है, कितने साल मैंने कंप्लीट किया, 27 साल 8 महीने। तो मैं कितने मानूंगा, 28 साल मानूंगा ना। तो 26,000 मल्टीप्लाई 28, तो 7,28,000 रुपए यहां पे आपका निकल के आ गया। ठीक है जी, ये आपका लीस्ट आएगा, तो एग्जाम्पशन मिलेगी 7,28,000 की। उसके बाद अगले पे आओ जी। अगला है मिस्टर भवानी ब्लाइंड एम्प्लॉई है जी। मिस्टर भवानी ब्लाइंड एम्प्लॉई है, ब्लाइंड एम्प्लॉई है, वर्किंग इन बीटा लिमिटेड, was paid transport allowance 2,000 per month from April 18 to September 18, or she was paid 3,000 as transport allowance October 18 to March 19. The amount of transport allowance eligible for exemption 1014. अब कई बच्चे कहते हैं सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जाम्शन तो मिलेगी नहीं ना, फुली टैक्सेबल होगा। याद करो मैंने कहा था नॉर्मल एम्प्लॉय वाले केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, बट अगर हैंडीकैप होगा तो उस केस में 3,200 पर मंथ, 3,200 रुपए पर मंथ एग्जाम है मैक्सिमम। तो इट मींस अमाउंट रिसीव और 3,200 विच एवर इज लेस। तो अपने बोल देना, उसने बोला 2,000 पर मंथ मिले हैं अप्रैल से सितंबर, तो 2,000 6 महीने के, 3,000 मिले हैं अक्टूबर से मार्च, 3,000 6 महीने के, तो 30,000 पे की एग्जाम्शन मिलेगी। रीजन बिंग क्योंकि 3,200 और रिसीव विच एवर इज लेस, तो लेस कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो देखो एग्जाम्शन कितने की मिलेगी, 30,000 रुपए की। और कई बच्चे क्या करते हैं 3,200 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर उनका मेरे ख्याल से ये वाला 38,400 आता है। ये गलत आंसर है क्योंकि 7 अलाउंस में जो कवर होते हैं अमाउंट रिसीव और लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस, तो यहां पे अमाउंट रिसीव जो है वो कम है, तो एग्जाम्शन कितने की मिलेगी, कम वाले की मिलेगी। उसके बाद बोल जो जी अगला है Sridhar employee as a general manager in LMN Limited received 30,000 as medical reimbursement from the employer by producing bill of a government hospital. The amount of medical reimbursement taxable as perquisite. अपने बोल देना मेडिकल परक्यूजिट, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, लोकल अथॉरिटी का है, एम्प्लॉयर का है, स्पेसिफाइड डिजीज वाला है, गवर्नमेंट से अप्रूव है, इन सब हॉस्पिटल में होने वाला खर्चा सारा एग्जाम्प्ट होता है फुली।
और इनके अलावा किसी भी हॉस्पिटल में होगा फुली टैक्सेबल है। तो ये हॉस्पिटल कौन सा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अपने बोल दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले केस में कुछ भी पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बीमारी पर कोई भी खर्चा करेगा, टैक्सेबल कितना आएगा? नील आएगा। तो आंसर आएगा नील। ठीक है जी। अगले का देखो जी, अगला तो फिर वो यार कितनी बार क्वेश्चन बन गया ये वाला, रिवर्स मॉर्गेज वाला, मैं नहीं पढ़ रहा अब आगे। अपने बोल दो रिवर्स मॉर्गेज वाले केस में कितना टैक्स आता है? हाँ जी, अपने बोल दो रिवर्स मॉर्गेज वाले केस में कितना टैक्स आएगा जी? कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम एग्जाम में, कितनी बार आ चुका है? रिवर्स मॉर्गेज वाले केस में कितना आएगा? नील, क्योंकि सारा का सारा क्या हो जाता है? एग्जाम्प्ट हो जाता है। आगे देखो जी, घोष हैविंग 25% ऑफ शेयर कैपिटल in Ghosh Manufacturing Industry Private Limited took loan 3,50,000 on 15th September 18 from the company. He repay 1 lakh to 20th March 19. The company has accumulated profit 8 lakh on 1st April 18. It earned profit in the previous year 18-19 also. The amount assessable as a deemed dividend in hands of Ghosh would be, आंसर कितना आएगा? नील। बच्चा कह रहा है क्यों सर? डिविडेंड तो बनेगा ना, आपने हमें क्लास के अंदर बताया था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन देती है तो उस केस को डीम डिविडेंड मान लेते हैं। तो इतना बोल देना, क्या वो डीम डिविडेंड अब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है या कंपनी सीडीडी काटेगी? कंपनी सीडीडी काटेगी। और मुझे उम्मीद है जितने बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं, जो रिवीजन डेली बेस पे कर रहे हैं, उन्हें पता होगा सेक्शन 222E जो डीम डिविडेंड वाला प्राइवेट कंपनी जब लोन देती है उस केस में डिविडेंड मान के शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट करते हैं, कंपनी सीडीडी काट लेती है 34.944% से, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये वही क्वेश्चन है। देखो ना, प्राइवेट कंपनी है, लोन की बात चल रही है, तो डीम डिविडेंड किसके हाथ में बनेगा? कंपनी के हाथ में बनेगा ना, मेरे हाथ में तो टैक्सेबल होगा ही नहीं। तो कितना आएगा जी? आंसर आएगा नील। ये बात ध्यान देना, असेसेबल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। आगे जी, Which of the following income of registered trade union is liable to tax? कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है ट्रेड यूनियन की? याद करो, मैंने कहा था ट्रेड यूनियन की सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है, बट कैपिटल गेन की जो इनकम होती है उसको छोड़ के। तो कैपिटल गेन की इनकम ट्रेड यूनियन के हाथ में टैक्सेबल होती है, बाकी सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जम्प्ट है, अदर सोर्स की इनकम एग्जम्प्ट है, कैपिटल गेन की इनकम ये इनकम एग्जम्प्ट नहीं है, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, आगे आओ जी। अगला है Dunlop Trader Limited is engaged in the trade of textile item. One on the evening of the Diwali, it sold suiting and shirting to its employee at cost. The market value of these goods were 1,60,000 and cost price 1,20,000. The amount liable for adjustment in his total income would be, अपने आप बोल दो जी, कितना अमाउंट लाइबल होगा जो उसकी इनकम में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा? आंसर आएगा नील। ठीक है जी, अब ये बात ध्यान सुन के बताना। आपको मैंने कहा था, देखो उसने क्या बोला है, डनलोप ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल आइटम्स ऑन द इवनिंग ऑफ द दिवाली इट सोल्ड सूटिंग एंड शर्टिंग टू इट्स एम्प्लॉय एट कॉस्ट। द मार्केट वैल्यू ऑफ दोज गुड्स 160 और कॉस्ट प्राइस 120 है। द अमाउंट लाइबल फॉर एडजस्टमेंट इन द टोटल इनकम वुड बी। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कहता है सर ये तो गिफ्ट है, और आपने कहा था 5,000 से ऊपर वाला गिफ्ट टैक्सेबल होता है। पहली बात तो गिफ्ट नहीं है, ये सोल्ड है, और यहां पे उसने एक 20 का सेल किया जबकि वैल्यू एक 60 की है, तो क्या मैं उसकी सैलरी में कुछ ऐड करूंगा? नहीं। इट मींस 120 का 120 में ही सेल कर दिया। तो भैया सिंपल सी बात यह है, जितनी कॉस्ट है उतने का सेल किया ना, तो भैया टैक्सेबल कितना होगा? नील। उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो पहली बात तो गलती से यहां गिफ्ट मत ले लेना जी, क्योंकि अगर गिफ्ट है तो लिमिट 5,000 की है, बट एक गिफ्ट में कवर नहीं है, सेल की बात चल रही है। तो 120 का 120 में सेल किया, कॉस्ट भी 120, 120 का सेल किया, तो एडजस्टमेंट कितने की होगी? नील एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद देखो जी, आपको बताना है ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी। ओ माय गॉड, कितना मुश्किल क्वेश्चन है। हे भगवान, ये क्वेश्चन आप ही करवा सकते हो, क्योंकि ग्रोस एनुअल वैल्यू में तो बहुत दिक्कत आती है। आओ जी, ग्रोस एनुअल वैल्यू देख लो। गोयल कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 30 जून 18। He already owned another house property in the same town which is self-occupied. The new construction is also self-occupied by him. He wants to treat new construction as deemed let out property. Relevant detail of the new property, municipal value or fair rental value, whichever is higher कितना आएगा? 360। Standard rent, whichever is less कितना आएगा? 280। अब सोच के बोला जो मेरा ER है वही मेरा AR बन जाएगा, क्योंकि AR तो मुझे दिया ही नहीं हुआ ना,
और अगर AR मुझे दिया ही नहीं है तो उस केस में जो मेरा ER होगा वही AR बन जाएगा और जो मेरा AR होगा वही GAV बन जाएगा। तो कितना आएगा? 2,80,000। अब एक बच्चा कहता है सर अब तो 2 घर के लिए ऑप्शन मिल गया ना। यस। अब अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा तो दोनों घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता हूं और दोनों की ही GAV नील आएगी। बट एक क्वेश्चन हमारा किसका है? दिसंबर 19 का। उस टाइम एक घर का ऑप्शन था। देखो उसने बोला ना कि देखो ही वांट्स टू ट्रीट द न्यू कंस्ट्रक्शन, वो है डीम्ड लेट आउट मानना चाहता है, बट अब वो दोनों को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है और अगर वो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा तो दोनों की GAV नील लेंगे। बट अगर मैं दिसंबर 19 के लो की बेस की बात करता हूं तो GAV कितनी आएगी? 2,80,000 आएगी। बट अगर अब ये क्वेश्चन बनेगा नाउ तो इसका आंसर पता क्या बनेगा? GAV नील। रीजन बीइंग क्योंकि अब सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने का ऑप्शन 2 घर के लिए है। आगे देखो जी, प्रीति ए चार्टेड अकाउंटेंट रिटायर्ड फ्रॉम SCG कंपनी on 31st March 18 as per the deed of retirement. She is eligible of a sum of 20,000 every month is consideration for not practicing the profession of chartered accountant. मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये प्रोफेशन नहीं करूंगा, मैं टैक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मार्केट से बाहर चला जाऊंगा, इसके लिए मुझे पैसे दे दो। अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ये प्रोफेशन नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे पेमेंट दे दो। तो टैक्सेबल कहां पर होगा? PGP के अंदर। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, याद करो सेक्शन 28 PGP। मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशन नहीं करूंगा, मैं किसी से कंपीट नहीं करूंगा, मैं नो हाउ शेयर नहीं करूंगा, इसके लिए जो मुझे पैसा मिलेगा PGP के अंदर आता है। देखो उसने वही पूछा है, ये रिसिप्ट कहां टैक्सेबल होगी? PGP के अंदर आएगी। आगे देखो जी, an asset eligible for additional depreciation 20% is entitled to only 50% of the additional depreciation 10%। आपने बोल देना जो एडिशनल करे 20% है वो 20% वाला 10% हो जाएगा कब? अगर आपने एसेट को यूज किया है 180 डेज से कम। ओए हो कितना मुश्किल क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो पाएगा? आप चेक कर लो, 29 क्वेश्चन कर लिए ना, 29 में से इतनी गारंटी दे रहा हूं जो बच्चा पहली बार सिर्फ एक रिवीजन के बाद ही पढ़ रहा होगा ना, 29 में 20 क्वेश्चन तो आसान थे। जो दूसरी रिवीजन के बाद पढ़ रहा होगा 25 आसान थे। जो तीसरी रिवीजन के बाद पढ़ रहा होगा 28 आसान थे। एक क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं? 80 IAC वाला वो मुश्किल लगा हो सका होगा, मुश्किल नहीं था बट आपने पढ़ा नहीं होगा, बाकी सब पढ़े हुए हैं आपने। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ते हो तो आंसर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा दिल की तमन्ना ये जो CA वाले बच्चे टैक्स में नंबर लेके आते हैं ना, उससे ज्यादा नंबर आपके आए। जो आपका दिल में खौफ है ना कि टैक्स प्रैक्टिकल है मुश्किल है, कुछ नहीं है, ये आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसको 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आप चेक कर लेना एग्जाम कितना आसान हो जाएगा। आप करो तो सही प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते ही नहीं, वही सबसे बड़ी दिक्कत आती है फिर। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पार्टनरशिप फर्म है, रेंट पे करें 30,000 पर मंथ और उसने TDS नहीं काटा। अपने बोल देना जी, अब TDS नहीं काटा और TDS काटने के बाद ड्यू डेट के बाद जमा कराया। अपने बोल दो अगर ड्यू डेट के बाद जमा कराया तो 40A1A, याद करो अगर पेमेंट करते हैं 40A1A रेजिडेंट को तो 100% खर्चा डिसलाउड है या 30%? 30%। NR वाले केस में 100%, R वाले केस में 30%। तो अपने बोल देना 3,60,000 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 1,08,000 पे ये मुझे क्या हो जाएगा? डिस अलाउड। बताओ क्वेश्चन में था क्या? तो उसने मुझसे ये पूछा तो है कि डिसअलाउड कितना होगा, तो डिसअलाउड कितना होगा? 30%। रीजन बिंग क्योंकि रेजिडेंट है, TDS नहीं काटा तो 40A1A के अंदर 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो अगला है, विनोद एंड कंपनी इज एन AOP कंसिस्टिंग 3 मेंबर EFG। द कंसर्न पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मेंबर E 1,05,000 15,000 per month. It also receive interest from that 19,000 on the amount of advance 18,000 per annum. The amount, the total income of AOP after including interest, okay, after including interest received and deducting interest payable 4,85,000, its total income liable for income tax assessment would be। क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थोड़ा जूम कर देता हूं, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक AOP है, उसके 3 मेंबर है EFG। द कंसर्न पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू मेंबर E 1,05,000, मतलब इंटरेस्ट पे किया किसने? कंसर्न ने, उसका खर्चा हो गया तो भैया P&L में उसने डेबिट कर लिया होगा इंटरेस्ट 1,05,000 पे।
इट ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम मेंबर, मेंबर से इंटरेस्ट रिसीव किया तो 90,000 पे कर लिया होगा क्रेडिट। अब वो ये बात करने जा रहे हैं टोटल इनकम आफ्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये ऐड करने के बाद और ये माइनस करने के बाद जो है इनकम आ रही है 485। टोटल इनकम कितनी असेस हुई होगी वो बतानी है। तो इस 485 में से आपने ये 15 का जो इंटरेस्ट पे किया था ये माइनस किया होगा, ऐड किया होगा, माइनस किया होगा ना, तो इसको हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। और जो ये 90,000 पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ ये हमने ऐड किया होगा, अब हमें करना पड़ेगा माइनस। तो इसको माइनस करके दिखाऊंगा, इसको ऐड करके दिखाऊंगा। 5 लाख रुपए की देखो इनकम आपकी निकल के आ रही है। सर हमें समझ में नहीं आया। सर प्लीज आगे मत बढ़ जाना, हम खबरदार जो आप आगे बढ़ गए सर, हमारी बात सुनो, हमें समझ में नहीं आ रहा। ओ मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, नहीं बढ़ रहा आगे। इधर देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। मैं एक एओपी हूं, मेरे आप 3 मेंबर हो, मैंने इनकम निकाली 4,85,000। कैसे? मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया 1,05,000 का और आपसे इंटरेस्ट लिया 90,000 का। जब मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया होगा 1,05,000 का, तो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब खर्चा मैंने माइनस कर दिया होगा। आपने मुझे इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट रिसीव मतलब इनकम मैंने ऐड कर दिया होगा, और ये मेरी 485 की इनकम निकाल दी। अब मुझे ना वापिस जाना है इनकम पर, तो ना मुझे वापिस जाना है तो जो मैंने एडजस्टमेंट की है क्या वो मुझे रिवर्स करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी? यस करनी पड़ेंगी ना। तो इंटरेस्ट मैंने माइनस किया, अब मुझे ऐड करना पड़ेगा, और जो इनकम मैंने प्लस की थी उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो मेरी टोटल इनकम आएगी। सर क्या कर रहे हो आपके, मतलब बच्चा कह रहा है मैं समझ ही नहीं आ रहा। मेरे लाल गोपाल ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो कि आपके हाथ में 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख में से 1,05,000 माइनस किए तो कितने आ गए? 5 लाख में से 1,05,000 माइनस किए और यहां पे फिर आपने ऐड किए 90,000, तो देखो 485 तो आ रहे हैं। 5 लाख मान के चलो, 5 लाख में से इंटरेस्ट पे किया 5 माइनस करोगे, 5 लाख में से 5 माइनस किए कितना आ गया? 3,95, 90 का इंटरेस्ट लिया, 90 ऐड करूंगा 485, तो वही 485 तो है। तो 485 अगर 5 लाख पे जाना है तो क्या करूं? जो इंटरेस्ट पहले माइनस किया वो ऐड करूंगा, जो इंटरेस्ट पहले ऐड किया वो माइनस करूंगा, तो मेरी इनकम आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का था। इसको भी आप मुश्किल बोल सकते हो क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन मुश्किल समझता है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा बच्चा अपना माइंड लगाएगा ना, उसने अगर क्लास में नहीं भी पढ़ा हो तो भी वो सोच लेगा कि पहले डेबिट किया होगा, ये क्रेडिट किया होगा, तो मुझे रिवर्स करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे देखो जी, 44B शिपिंग वाले, अपने बोल देना पानी में चलने वाले जी। हवा में उड़ने वाले 5%, पानी में चलने वाले 7.5%। ये पहले भी कई बार बन चुका है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, शिपिंग बिजनेस वाला। क्वेश्चन नंबर 33, 44ADA, अपने बोल दो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। 44AD नहीं, 8% और 6% वाला नहीं, 44ADA प्रोफेशनल वाला। कितने परसेंट इनकम मानते हैं? 50%। तो यह 20 लाख 45 लाख है ना, तो 20,50,000 पे उसने कुछ क्या मांगा है? इनकम ही तो मांगी है। तो भैया 45 लाख का 50% निकाल दूंगा तो 22,50,000, ये मेरी इनकम आ जाएगी। ठीक है जी। आगे जी, इसमें से क्या कैपिटल एसेट नहीं है? कितना मुश्किल क्वेश्चन है। ओए होए होए होए, कैपिटल एसेट क्या नहीं है? ज्वेलरी है, इक्विटी शेयर है, लैंड बिल्डिंग है, पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल एसेट नहीं है। तो बताओ क्या था इसके अंदर? पंकज, लास्ट क्वेश्चन आज का जी। पंकज एक कंपनी सेक्रेटरी, ओ माय गॉड मेरी जान आ गई सर, हमारा ड्रीम आ गया। यस, पंकज एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 30 ईयर, retired and gave his practice to Chandra in consideration 15 lakh by way of goodwill. His income for the past 3 assessment year 12 lakh, 10 lakh, 8 lakh. The amount of goodwill chargeable to income tax as capital gain, answer is nil. याद करो, goodwill of business वाले केस में कोस्ट नील लेते हैं, कैपिटल गेन आता है। गुडविल ऑफ प्रोफेशन वाले केस में आपको जजमेंट याद करा दूं, कराऊं? याद कराऊं? जजमेंट याद करा देता हूं। गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, बीसी श्रीनिवासा सेटी। याद करो, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। प्रोफेशन की गुडविल आपको मैंने कहा था इसकी कॉस्ट होती है इनडिटर्मिनेट, इनफिनिटी, तो उस केस में कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। बिजनेस की गुडविल होती, कॉस्ट मान लेता नील, कैपिटल गेन आ जाता। बट उसने बोला कंपनी सेक्रेटरी, ये हमारा प्रोफेशन है, उसकी गुडविल बेच दी, तो भैया कॉस्ट तो आएगी इन्फिनिटी, और अगर कॉस्ट ही इन्फिनिटी होगी तो कैपिटल गेन आ ही नहीं सकता। तो कितना आंसर आएगा जी? नील, कैपिटल गेन गुडविल ऑफ प्रोफेशन वाले केस में नहीं आएगा। तो ये 35 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में 35 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है जी। मुझे वैसे घर जाना है 3-4 दिन के लिए, तो मे बी नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा लगा दूं। ठीक है जी, मतलब पहले ही कर लूं,
बट अगर मैं नहीं कर पाया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बुला रहे हैं मुझे कि नालायक थोड़े दिन के लिए तो आ जा। अब तो लॉकडाउन भी खुल गया, क्योंकि फिर मेरे बैचेस दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ घर हो आऊँ, फैमिली से मिलाऊं। तो मैं अगर नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी है, बट घर से आते ही मैं दोबारा स्टूडेंट दरबार स्टार्ट कर दूंगा। ज्यादा नहीं, आपके 2 सेशन ही बंद होंगे, आपके 2 बंद होंगे, मेरे ख्याल से 2 प्रोफेशनल के बंद होंगे। तो 4 दिन लगातार मेरे सेशन नहीं आएंगे, बट कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा सिंगल डे में मिस ना होने दूं। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, ठीक है नी। बाकी फिर भी अगर होते हैं, 2 दिन की बात है, फिर दोबारा से आ जाऊंगा। बट आपने कोशिश करना अगले 35 क्वेश्चन एक बार आप खुद सोल्व करके देख लेना, ठीक है नी। और कराने तो मुझे है ही, एक बार आप पहले खुद करके देखोगे, उसके बाद फिर जीएसटी के क्वेश्चन खुद कर लेना, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हो, ठीक है नी। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्लीज करो। इसमें कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट एक बार पहले खुद सुनना दोबारा से कम 2 बार पहले खुद सुना करो। 2 बार सुनने के बाद तीसरी बार में अगर डाउट आता है तो दोस्त से पूछो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालो तब। ये नहीं, कई बच्चे सेशन चल रहा होता है तुरंत लिख देते हैं इस क्वेश्चन में डाउट है, वो चीज सबसे गलत है। क्योंकि अगर आपने माइंड पे थोड़ा जोर नहीं डालोगे ना, तो सर एग्जाम में क्वेश्चन आपने करने हैं, मुझे नहीं करने। जितनी रीडिंग की प्रैक्टिस खुद करोगे उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है जी। फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। बाकी जो सफलता के रहस्य वाला है उसको जरूर देखना सर, बहुत काम की बात है, आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। उम्मीद करूंगा कि आपकी लाइफ में चेंज भी आ रहा होगा, ठीक है। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर। मैं भी अपनी फैमिली से मिलकर आता हूँ, और आप तो अपनी फैमिली के साथ हो। जो नहीं है, मम्मी पापा को डेली फोन किया करो, उनका हालचाल पूछा करो, उनसे बड़ी एसेट हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।